तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th के NCERT साइंस का यही वो चैप्टर नंबर 13 है, जिससे फ्रेंड्स आपके बिहार शिक्षक भर्ती में 15 प्रश्न जो है कि पूछे गए थे। ठीक है, खास तौर से PIT की बात कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, हम लोग क्लास 10th के NCERT साइंस में हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 11 तक के MCQs को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और देखिए चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 के MCQs को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको जो है कि मैं बता दिया हूँ एक वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स उस चैप्टर के हम लोग सभी MCQs को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उन प्रश्नों को भी मैं इसमें ऐड करूँगा। ठीक है, ताकि फ्रेंड्स आप बाद में कमेंट करते हो कि ये जो है कि पुरानी वीडियो है। ठीक है, तो उसमें उन प्रश्नों को भी आप साथ में ही देखेंगे और इस चैप्टर के सभी MCQs को भी देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और जो है कि छोटा तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, ये फाइनल आंसर के साथ में इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है कि बी है, पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, अब देखिए ये आपके इस चैप्टर में कहाँ पर दिया गया है। देखिए ये आपका क्लास 10th की NCERT साइंस है और चैप्टर नंबर 13, जैसे कि आपको पता है कि इसका नाम क्या है, हमारा पर्यावरण। ठीक है, अब देखिए इसमें से फ्रेंड्स पूछा कहाँ से गया है, तो देखिए यहाँ से देखिए मैं TRE जो है कि 1 भी यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखिए यहाँ से वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी UV विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण, देखिए यहाँ से आपका पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रश्न को मैं जो है कि यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये TRE 1 में और TRE 1 में ही 1 to 5 PIT में बिहार शिक्षक भर्ती में 95 नंबर का और 96 नंबर का दोनों प्रश्न आपके इसी चैप्टर से पूछा गया है, क्लास 10th के NCERT साइंस के चैप्टर नंबर 13 से। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार मैं नहीं बोलूँगा कि चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th NCERT। देखिए सभी प्रश्न एक ही चैप्टर से हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डॉट होता है। ठीक है, तो कितना होता है, तो एक दिशिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 96 नंबर का देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है, तो परितंत्र का संगठक फ्रेंड्स आपका जंतु भी है, पादप भी है और सूक्ष्म जीव भी है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इन दोनों को प्रश्नों को जो है कि आपने देख लिया। अब देखिए इस चैप्टर में कहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं। देखिए यहाँ से देखिए मैं थोड़ा सा अगर आपको जूम आउट करके दिखाने का प्रयास करूँ इस चैप्टर में, तो देखिए मैं TRE 1 लिख भी दिया हूँ यहाँ पे। देखिए ऊर्जा प्रवाह, देखिए दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक, देखिए बिल्कुल फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न आपका उठाया गया है, अथवा एक ही दिशा में होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से आंसर पता चल गया। ठीक है, अब देखिए एक और आपका जो है कि दूसरा प्रश्न है, जो कि दूसरे जो है कि पेज से, देखिए ये आपका चैप्टर है और जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है, देखिए आपका प्रश्न क्या था 96 नंबर का, सभी जो है कि देखिए परितंत्र परितंत्र इसके संगठक क्या हैं। देखिए सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, ये मानव, ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये आपके परितंत्र के संगठक है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों प्रश्नों को आपने देख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्नों को। देखिए 98 और 99, देखिए एक ही पेपर में इतने सारे प्रश्न, देखिए 98 और 99। देखिए निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो आहार श्रृंखला का जंगल में फ्रेंड्स प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो पादप, हिरण और शेर। क्योंकि फ्रेंड्स पादप मतलब पेड़ पौधे, घास हो जाता है और घास को आपके हिरण खा जाते हैं, और देखिए हिरण को कौन खा जाता है, तो शेर खा जाता है। तो ये जंगल में आपके आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पे 99 नंबर का, पर्यावरण में प्लास्टिक डाइट की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, और इसका जो है कि राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी है, एक से अधिक। ठीक है, यहाँ से एक से अधिक है, यहाँ से इसको आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से है क्या, यहाँ से 99 का ऑप्शन नंबर डी है। अब इन दोनों प्रश्नों को हम लोग देखते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपके जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व, देखिए यहाँ से पेड़ पौधे हो गया, यहाँ पे आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आहार श्रृंखला वन में जो है कि घास, मैदानों में, तालाब में, देखिए यहाँ से ये क्या है, जंगल की बात करेंगे तो पेड़ पौधे हो गया, हिरन हो गया, फिर उसके बाद शेर हो गया, ठीक है। चित्र बनाकर बिल्कुल दिया गया है। और यहाँ से देखिए ये जो है कि वन में, और ठीक है, और ये आपका जो है कि किस में है, तालाब में। देखिए तालाब में है क्या, तो तालाब में देखिए ये आपका जो है कि घास है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए मछली है, और मछली के बाद जो है कि बगुला है, ठीक है। तो ये श्रृंखला आपको बार बार पूछी जा सकती है। और देखिए मैं यहाँ पे जो है कि आगे बढ़ता हूँ, और देखिए यहाँ से आपका जो है कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ से देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछा गया है, मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवों द्वारा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्रश्न आपका क्या था, एक बार और हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए एक बार आपको जो है कि प्रश्न क्या था, देखिए पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है, तो यहाँ पे मृतोपजीवी और जीवाणु दोनों सही है। तो यहाँ पे इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ से 101 और 102, देखिए एक ही पेपर में फ्रेंड्स, बिल्कुल टीआरई 1 में ही अभी हम लोग देख रहे हैं 5 से 6 प्रश्न आपके हो चुके हैं। 101 और 102, देखिए 101 नंबर का प्रश्न क्या है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डॉट डॉट कहते हैं, ठीक है। तो आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स आहार जाल बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे नीचे आपके बुक में कैसे दिया गया है, देखिए आहार जाल, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से 102 नंबर का प्रश्न क्या है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डॉट डॉट ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 102 का भी यहाँ पे राइट आंसर क्या है, और सी है, 1%, ठीक है। इसमें जो है कि बहुत से लोग 2% लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे 1% होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों प्रश्नों को अभी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा आपके इस चैप्टर में। तो देखिए आपने एक प्रश्न यहाँ से देखा था कि ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशिक होता है। और देखिए ठीक इसी के ऊपर देखिए, एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं, शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आहार जाल बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बार और दिखाने का प्रयास करूँ, देखिए आहार जाल, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं। और यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ से ठीक इसी पेज के नीचे देखिए, यहाँ से देखिए एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1%, देखिए 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से होता क्या है, 10% आप यहाँ से कन्फ्यूज होंगे, खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है, अगले स्तर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। देखिए मैं 102 नंबर का यहाँ पे प्रश्न भी लिखा हूँ, टीआरई 1 भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि बिहार टीचर में ही ये काम करेगा, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, ईवीएस पूछी जाती है, ये चैप्टर आपको इसमें महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये आपको 104 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, डायरेक्ट आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी कि आहार श्रृंखला में जो प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी का मतलब जैसे पेड़ पौधे हो गया, ठीक है, तो वही लोग आते हैं। और यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करेगा, देखिए आहार श्रृंखला एवं जाल, देखिए विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। देखिए स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वपोषी यानी कि यहाँ पे आपको जो है कि दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ से 41 नंबर का प्रश्न आपको दिख रहा होगा। अभी टीआरई 3 में जो री एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ये पीआईटी में ही पूछा गया था, ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं।
तो ओजोन O3 के बारे में देखिए, इसमें आपका राइट आंसर क्या था, उपर्युक्त में से कोई नहीं था। बिल्कुल मैं फाइनल आंसर के साथ में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ से ओजोन परत यह किस प्रकार अपक्षयित होती है, और यहाँ से आपको जो है कि दिख भी रहा होगा, देखिए वायुमंडल में उच्चतम स्तर पराबैंगनी यूवी विकिरण के जो है कि देखिए यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। और यहाँ से जो है कि ये उच्च ऊर्जा स्तर वाली पराबैंगनी विकिरण है, ठीक है। तो यहाँ से ये कोई भी ऑप्शंस आपका जो है कि इसमें नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका यहीं से जो है कि आपका पूछा गया था और आपको प्रश्न मिल गया। अब देखिए एक और प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 76 नंबर का, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम जो है कि है, यानी कि खाद्य श्रृंखला में जो कीटभक्षी पौधे होते हैं जैसे घटपड़ी हो गया, ये के जो है कि जो घटपड़ी पौधे होते हैं या जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, पौष्टिक स्तर पर उनका नाम है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 76 का राइट आंसर क्या है, सी है। इसे हम लोग उत्पादक बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से अगर जो है कि देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से ये प्रश्न आपका परितंत्र, बिल्कुल देखिए मैं 76 नंबर यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। देखिए यहाँ से सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इस वर्ग में आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा 76 नंबर यहाँ पे लिखा भी हूँ TRE3, ठीक है। तो आपके जो है कि ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे कोई भी एग्जाम हो प्रश्न जो है कि आते हैं, ठीक है। और देखिए 127 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रृंखला है। तो देखिए इनमें से जो है कि कौन सी श्रृंखला है ये पूछा जा रहा है। तो 127 का राइट आंसर क्या है, घास हरिण। देखिए हरिण इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन एग्जामिनर जो है कि यहाँ पे एग्जाम में आपके फाइनल आंसर की में ए ही माना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये है, इसको देखिए घास हिरण और बाघ है, ठीक है। तो आपके बुक में भी दिया गया था। और नीचे अगर इसको देखने का प्रयास करेंगे फिर से तो देखिए घास पेड़ पौधे हिरण और यहाँ पे बाघ, ठीक है। तो ये श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से 137 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, 137 नंबर का, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ से 137 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक का जो होगा फ्रेंड्स वो जो है कि इसका ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है कि यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इनका ऊर्जा स्तर और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो इसकी जो है कि ऊर्जा स्तर कम होती जाती है, ठीक है। तो उत्पादक का जो ऊर्जा स्तर है सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए TRE3 में PIT में एग्जाम जो हुआ था उसी में ये जो है कि पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से सामान्य निचले स्तर पर जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर यह संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और जैसे ये आपका जो है कि दिख रहा है, जैसे ये उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो ये जो उत्पादक स्तर वाले जो जीव होते हैं इनका ऊर्जा स्तर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है ये जो है कि ऊर्जा स्तर कम होती जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो है कि देखिए खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है अथवा अगले स्तर के उपभोक्ता को जो है कि उपलब्ध हो पाता है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे नीचे और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका प्रश्न पूछा गया है किसमें, TRE 3.06 to 8 में, यानी कि 6 से 8 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, एक से अधिक, ठीक है। आप जो है कि पहले ऑप्शंस को पढ़िए, अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद कर दें, अपनी अपनी माँ द्वारा अपने स्कूटर पर आपको छोड़ने के बजाय पैदल चले जाना स्कूल, ठीक है। खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैले साथ ले जाना, ठीक है। और यही सेम प्रश्न आपके इस चैप्टर के, देखिए ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होता है इसमें बिल्कुल यही वाला देखिए दिया गया है। ये देखिए आपका 3 नंबर का प्रश्न दिया गया, देखिए बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैले ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट एवं बल्ब एवं पंखे स्विच कर देना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। देखिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है और बिल्कुल हूबहू ये जो है कि आपके बुक से ही छापा गया था, ठीक है।
तो ये आपने फ्रेंड्स प्रश्न को देखा, और लगभग आप जो है कि कितने प्रश्न देखे हैं, 3 और 3 6, 2 8, 8 4 12 और 13 प्रश्नों को आपने देखा, और 13 प्रश्नों को आपने देखा और एक ही जो है कि एक ही चैप्टर से, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल मेरा ये मानना था कि पहले इन चीज़ों को आपको जो है कि एक वीडियो में दिखाया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि देखिए चैप्टर हमारा कौन सा बचा है, देखिए क्लास 10th के NCERT साइंस में टोटल जो है कि 13 चैप्टर हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर जो है कि 1 से लेकर 11 तक के MCQs को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। देखिए बचा हुआ है चैप्टर नंबर हमारा 12 और चैप्टर नंबर 13, ठीक है, जिसमें 13 नंबर का महत्वपूर्ण है, और ये इसका सारा MCQs हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, यहाँ से सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है, देखिए हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डडट ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य की प्रकाश में, सूर्य की प्रकाश में जो है कि कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1%। 1% यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आप कोई भी एग्जाम देते हैं इस चैप्टर से प्रश्न आपके जो है कि एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। देखिए विस्तृत अध्ययन किया गया है और यह पाया गया है, देखिए यहाँ पे एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिए जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा में पर्यावरण के ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है, ठीक है। यानी कि जब ऊर्जा जो है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका ह्रास होता है, यानी कि ऊर्जा कम होती है, ठीक है। देखिए कुछ मात्रा का उपयोग पाचन विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को जो है कि उपलब्ध हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से देखिएगा देखिए क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत मात्रा कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि प्रत्येक चरण पे ऊर्जा का क्या होता है, तो ह्रास होता है। इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और देखिए यहाँ से सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है, यानी कि पहले स्तर पे ये जो होते हैं यहाँ पे ऊर्जा सर्वाधिक होती है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर जाती अगले स्तर पे जाती है ये ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा कम होती है, यानी कि ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह फ्रेंड्स एक दिशिक होता है, और ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि TRE 1 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जैसा कि आप ये प्रश्न ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये मैं टाइप किया हूँ और जो आपको ऊपर प्रश्न दिखे थे वो बिल्कुल पेपर की कटिंग है, ठीक है, जो प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ से क्या है, देखिए यहाँ से ऊर्जा प्रवाह के चित्र 13.4 में, यानी कि यहाँ पर देखिएगा चित्र 13.4 पीछे है, ठीक है। दो बातें स्पष्ट होती हैं कि पहली ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग इम्पोर्टेंट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स आप कोई भी एग्जाम देते हैं जहाँ पर साइंस पूछी जाती है तो इस चैप्टर के जो है कि 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो जंगल की बात करेंगे फ्रेंड्स तो पादप, हिरण और शेर ये क्या करते हैं, जंगल में जो है कि आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्योंकि पादप पेड़ पौधे होते हैं उसको हिरण ग्रहण करता है और हिरण को कौन ग्रहण कर लेता है, तो शेर, ठीक है। तो ये जो है कि जंगल में है आहार श्रृंखला का निर्माण। अब देखिए यहाँ से क्या है,
देखिए ये चित्र में भी यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे ये आपका जंगल पेड़ पौधे हैं, फिर उसके बाद हिरन है और फिर उसके बाद क्या है, बाघ है, यहाँ पे शेर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के प्रश्न की तरफ। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो जो आहार श्रृंखला में जो शाखान्वित श्रृंखला होती है उसे हम लोग आहार जाल बोलते हैं। ये भी प्रश्न आपके टीआरई 1 में पीआईटी में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। और फ्रेंड्स देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए हुआ है क्योंकि फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ अगर एमसीक्यूज कराना रहता तो एमसीक्यूज करा के हम लोग निकल जाते। ठीक है, लेकिन वो जो ऊपर प्रश्न आप देखे हैं 15 से 16 मिनट का जो है कि 15 से 16 मिनट आप जो है कि वीडियो के स्टार्टिंग में जो देखे हैं जो प्रश्नों को, वो फ्रेंड्स प्रश्न डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं। शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं जिसे हम लोग आहार जाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया था और ये पूछा गया था, दोनों एक ही जगह से एक ही पेज से और जो है कि एक ही पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। और यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर पर फ्रेंड्स देखिए स्वपोषी होते हैं और यहाँ पर स्वपोषी बोल लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे उत्पादक भी हो सकता है क्योंकि स्वपोषी में पेड़ पौधे ही आते हैं। ठीक है, तो प्रथम पोषी स्तर पे आपके कौन आते हैं, तो ये पेड़ पौधे यानी कि स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये टीआरई 1 में जितने प्रश्न अभी 5 प्रश्नों को हम लोग देखे हैं वो टीआरई 1 में पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न का कटिंग आप ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर है। सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बना था। और देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है, ये भी आपका टीआरई 1 में ही पूछा गया है, बिहार शिक्षक भर्ती में पीआईटी में। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। क्योंकि परितंत्र की संघटक की बात करेंगे तो इसमें आपके पादप भी आते हैं, जंतु, सूक्ष्मजीव, ये सभी आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो है कि कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए इसी चैप्टर में परितंत्र, इसके जो है कि संघटक क्या हैं। देखिए सभी जीव जैसे पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, ये क्या है, सभी परितंत्र के संघटक हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से 7 नंबर का प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे की पौष्टिक स्तर का नाम क्या है। तो जो खाद्य श्रृंखला में जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उनका अपौष्टिक स्तर पर नाम क्या है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि उत्पादक। ठीक है, तो ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है और ये टीआरई 3 में ही पूछा गया है 1 to 5 में यानी कि पीआईटी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आते हैं, ये भी प्रश्न आप ऊपर देख चुके हैं। देखिए सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न था। अब देखिए यहाँ से हम लोग 8 नंबर के प्रश्न को देखते हैं और 8 नंबर का प्रश्न आपका पूछा कहाँ पर गया है, तो टीआरई 3 में 1 to 5 पीआईटी में ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। क्योंकि आप ऊपर पेपर का जो है कि कटिंग देखे होंगे प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न आप ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, और देखिए ये आपका जो है कि ओजोन परत O3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए इसी चैप्टर से है। और ये देखिए ओजोन एक घातक विष है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। वायुमंडल के उच्चतम पर पराबैंगनी यूवी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनाती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु बनाते हैं। तो ये आप ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है, तो इसमें खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा ये टीआरई 3 में पूछा गया है, घास, हिरण और बाघ। ठीक है, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स, सॉरी
यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये मैं आपको ऊपर ही दिखा चुका हूँ इस प्रश्न को, पेपर की कटिंग देखिए, यहाँ पे पेड़ पौधे, हिरण और बाघ है, ठीक है। तो यहीं से प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे एक और प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो कि कहाँ पर पूछा गया है, तो TRE 3125 जो री एग्जाम हुआ था PRT में, उसी में प्रश्न पूछा गया था। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक का, ठीक है। उत्पादक क्योंकि सबसे पहला स्तर ही है, तो इसमें ऊर्जा सबसे अधिक होती है। और जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर जाती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से उत्पादक, ठीक है। उत्पादक से जैसे जैसे प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, तो ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। आहार श्रृंखला सामान्यतः तीन अथवा चार चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, ठीक है। और देखिए चौथी पोषी स्तर के बाद ऊर्जा की बहुत जो है कि कम हो जाती है। देखिए सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर का संख्या सर्वाधिक होता है, और यहीं पे क्या होता है, सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर का प्रश्न। देखिए वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ये कहलाते हैं जैव निम्न करणीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप ऊपर 10 प्रश्नों को देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये अजैव निम्नकरणीय कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे। तो देखिए हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन किनके द्वारा किया जाता है? तो ये एंजाइमों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर है? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम के द्वारा संभव हो पाता है कि हमारा भोजन का पाचन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं? तो इसमें से कौन से जो है कि जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, घास, पुष्प एवं चमड़ा, ये क्या है? तो जैव निम्नकरणीय हैं। ये आपके बुक में भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे सी और डी भी यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, केक, लकड़ी, घास भी है। यहाँ पे इसमें प्लास्टिक आ जाता है, इसलिए बी हमारा नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को देख लीजिएगा आप, और ये आपके बुक में भी दिया गया। देखिए ये देखिए कि पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नकरणीय कहलाते हैं। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में से कितने जैव निम्नकरणीय थे? देखिए यहाँ से आपका जो है कि दिया गया है, और यहाँ से देखिएगा, देखिए हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए ये इसी की बात कर रहा था मैं। ये देखिए केवल जैव निम्नकरणीय है, तो यहाँ पे आपका जो है कि केक, जो है कि लकड़ी और घास, तो ये आपका सही है, क्योंकि चमड़ा क्या होता है कि इसका जो है कि अपघटन आसानी से नहीं हो पाता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, प्लास्टिक, ये भी है। और आपका जो है कि डी राइट आंसर आपके बुक में दिया गया था, क्योंकि इस बुक के पीछे क्या है, आंसर्स दिए गए होते हैं, ठीक है। तो ये आपका है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए किन के साथ भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्राकृतिक में संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, क्योंकि पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, मानव, ये क्या करते हैं? तो ये जो है कि आपकी परस्पर भौतिक कारकों परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है, ये प्राकृतिक का संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। अब संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? तो आपको जैसे कि पता है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है। और मानव क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो जो है कि पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए पर्यावरण हमारा क्या होता है, संतुलन बना रहता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं?
तो ये संयुक्त रूप से फ्रेंड्स परितंत्र का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा, निम्न में से अजैव घटक कौन से होते हैं। तो अजैव घटक की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज, ये सभी क्या हैं, अजैव घटक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 18 नंबर की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ से परितंत्र, देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, ये क्या है, परितंत्र के संगठक हैं। और यहाँ से देखिए, एक परितंत्र में सभी जीव जैव घटक, अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि अजैव घटक हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अतः एक बगीचा एक परितंत्र है, वन, तालाब तथा झील परितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक परितंत्र हैं, जब बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र है। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और देखिएगा, सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं। तो ये फ्रेंड्स आते हैं आपके उत्पादक में। ठीक है, यानी कि पहले स्तर की ऊर्जा, जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा स्तर होती है, उसे उत्पादक बोलते हैं। और इसी उत्पादक की श्रेणी में आपके हरे पौधे, नील हरित शैवाल, ये सभी आते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये अभी ऊपर आपको जस्ट दिखाई दे रहा हो, देखिए सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इसी वर्ग में आते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बना तो नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स बन सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से किसकी उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, उपभोक्ता को कौन से वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, तो उपभोक्ता को फ्रेंड्स देखिए, शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में, परजीवी में बांट सकते हैं आप। तो उपरोक्त जो है कि आपका सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बना था। अब देखिए, उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी में बांटा गया है। ठीक है, तो 4 ही प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव किन अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स देखिएगा, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव जो होते हैं, ये जो है कि किनके अवशेषों का जो है कि अपमार्जन करते हैं। तो ये मृत जीव का जो है कि अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे, तो देखिए यहाँ से, देखिए जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्मजीव अपमार्जक है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 23 नंबर का प्रश्न क्या है, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला किसका निर्माण करती है। तो देखिए, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला, और ये जो है कि फ्रेंड्स आपका आहार जाल का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे आगे, तो देखिए यहाँ से, देखिए विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से 24 नंबर का प्रश्न, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो कौन करती है। तो ये फ्रेंड्स आपका ओजोन परत जो है,
ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, देखिए ओजोन, यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी को जो है कि सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यू जब आप यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है, तो TRE 3.0 री एग्जाम PRT में प्रश्न ये पूछा जा चुका है। चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये सबसे पहले है क्या, तो देखिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है ये आपका एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा ये आपके बुक में क्या दिया गया है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होती है। और ये आपको यहाँ पे जानकारी अगर नहीं है तब भी, और है तब भी आप जान जाइए, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है वो सदिश राशि होती है, और जिसमें केवल और केवल परिणाम होता है वो अदिश राशि होती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों है, इसीलिए ये आपकी सदिश राशि है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ से देखिएगा 2 नंबर का प्रश्न क्या है, चुंबकीय सुई स्वतंत्र रूप से किस दिशा में ठहरती है। तो जो फ्रेंड्स आपकी चुंबकीय सुई है ये जो है कि आपके सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र और रेखाएं, देखिए किसी द्विक सूचक के सुई के सिर, दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं, यानी कि ठहरते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से विद्युत धारावाही तार किसकी भांति व्यवहार करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत धारावाही तार ये जो है कि आपके चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, विद्युत धारावाही तार, यानी कि देखिए विद्युत धारावाही तार का मतलब, देखिए आप जो है कि एक सेल ले लीजिए और दोनों तरफ जो है कि प्लस माइनस जो है कि आप जोड़ लीजिए। ठीक है, और एक जो है कि आप कील ले लीजिए और कील में क्या करिए, तार को जो है कि लपेट दीजिए। ठीक है, और इसको देखिए एक भाग इधर सटा दीजिए प्लस वाला, और माइनस वाला जब इसमें सटाएंगे, अगर आप इसमें कील को चिपकाते हैं फ्रेंड्स लोहे वाले पदार्थों को, तो देखिए अगर दोनों आप सटा के जब लोहे को आप जो है कि छोटे छोटे लोहे के कणों को उठाएंगे तो ये इसमें क्या होते हैं, चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कि इसमें आकर्षित हो जाते हैं, सट जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक सिरा आप छुड़ाएंगे सभी लोहे के कण गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। अब देखिए आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे, किसी देखिए विद्युत धारावाही चालक के कार्य चुंबकीय क्षेत्र, की किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे उसके चारों ओर एक चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। देखिए यहाँ से उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबक के सिरे को क्या कहते हैं। ठीक है, तो साफ बात है फ्रेंड्स, उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर ध्रुव बोलेंगे। इसमें जो है कि कोई लॉजिक नहीं है, बस ये जो है कि नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में आप जो है कि अगर आपको नहीं पता है, नहीं पढ़े हैं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतना आसान प्रश्न कैसे पूछ लेता है। और बिल्कुल आप इसमें दक्षिण पूर्वी ध्रुव पश्चिमी ध्रुव कुछ लगा के हट जाएंगे और आपका जो है कि एक प्रश्न गलत हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। विजातीय ध्रुव में परस्पर किस प्रकार का अणु, किस प्रकार का जो है कि गुण होता है, सॉरी यहाँ पे किस प्रकार का गुण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि आकर्षण होता है, आकर्षण वाला गुण होता है इसमें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, देखिए किसी दिक्सूचक की सुई दोनों सिरे लगभग उत्तर दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करती है। और देखिए उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाली सिरे को उत्तरोमुखी ध्रुव यानी कि उत्तर ध्रुव बोलते हैं। दूसरा सिरा दक्षिण की ओर जिसे दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा हमने यह प्रेक्षण किया कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुवों में परस्पर जो है कि आकर्षण होता है। तो यही ऊपर पूछा गया था फ्रेंड्स आपसे कि विजातीय। ठीक है, तो विजातीय में क्या है, तो यहाँ पे देखिए विजातीय ध्रुव में परस्पर किस प्रकार का गुण होता है, तो अभी मैं ऊपर बताया था आकर्षण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि 6 नंबर के प्रश्न की तरफ। यह किसने प्रमाणित किया था कि
विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो है कि प्रमाणित कौन किया था, तो ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा ये जो है कि प्रैक्टिकल किया गया था या निकाला गया था कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, अपने प्रेक्षणों के आधार पर ऑस्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बल का संसूचन किया जाएगा तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है उस चुंबक का जो है कि क्या कहलाता है, तो उस चुंबक का जो है कि चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो बेसिक प्रश्न आपके बुक्स में दिए गए हैं और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चैप्टर वाइज आप कंप्लीट कर जाइए। पिछले 4 क्लास को आप नहीं देखे हैं, यानी कि पिछले आप जो है कि 1 से लेकर 11 चैप्टर के एमसीक्यूज को नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो बिल्कुल प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से आप जो है कि जाकर देख सकते हैं। और देखिए, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है, तो ये फ्रेंड्स कहलाती है उत्तर से दक्षिण ध्रुव कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती है, अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है, तो चुंबक के बाहर की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या कहलाती है, तो ये उत्तर से दक्षिण ध्रुव कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है फ्रेंड्स, ये बंद वक्र रेखाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके बुक्स में भी दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक भी लाइन को आपको मिस नहीं करना है। और देखिए, आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा फ्रेंड्स, एक भी प्रश्नों को मैं छोड़ा नहीं हूँ। ठीक है, जितने प्रश्न बन सकते थे उतने हमने एमसीक्यूज बना दिए हैं फ्रेंड्स। आपको जो है कि बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास है तो आप जो है कि जानते होंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास अगर ये बुक नहीं है तो आप जो है कि डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो है कि गूगल पे जाइएगा और वहाँ पे लिखिएगा क्लास टेंथ NCERT साइंस जो है कि PDF इन हिंदी, तो आपका जो है कि PDF आपके सामने आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके जाइएगा। आप चैप्टर नंबर 12 और 13 को देखिएगा कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये प्रश्न आप देखिए, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का पता कैसे लगाया जा सकता है, तो ये पता लगाया जा सकता है फ्रेंड्स दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के द्वारा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, ये आप जो है कि पहले से परिचित होंगे, आपने क्लास 10th के जो है कि आप जिस बोर्ड में होंगे ये आपको पहले पढ़ चुके होंगे। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने एक सुगम उपाय नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ये दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के द्वारा संभव हो पाता है। और यहाँ से देखिएगा, यह विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार तार के नीचे किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो वो होगी फ्रेंड्स उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 13 का, ठीक है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर कैसी प्रतीत होती हैं, तो ये फ्रेंड्स प्रतीत होती हैं आपकी सीधी रेखाओं के रूप में प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 14 का देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा,
देखिए विद्युत धारावी वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बिल्कुल हेडिंग ही आपका यही है। और यहाँ से देखिएगा, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती हैं। ठीक है, पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका प्रश्न नंबर आ गया है जो यहाँ पे 14। ठीक है, परिनालिका का एक सिरा डॉट डॉट ध्रुव तथा दूसरा सिरा डॉट डॉट ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो देखिए परिनालिका का जो है कि एक सिरा फ्रेंड्स जो है कि आपका उत्तर की ओर और जो है कि दूसरा सिरा दक्षिण की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न, तो यहाँ पे देखिए परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। ठीक है, तो ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे चित्र में भी आपको यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को जो है कि क्या कहते हैं, तो इसको फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं परिनालिका। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो देखिए यहाँ से पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका ये कहलाती है। यहाँ से आपको ये जानना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से किस वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में कुछ बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो यह किस वैज्ञानिक द्वारा पता लगाया गया था, तो ये जो है कि आपका आंद्रे मैरी एम्पियर के द्वारा जो है कि ये किया गया था पता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर 1775 से 1836 ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित जो है कि करना चाहिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब छड़ पर आरोपित बल का परिणाम कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए ये फ्रेंड्स आपका उच्चतम होगा। यहाँ पे आपको जो है कि जानकारी होना चाहिए फ्रेंड्स कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत होगी, ठीक है, तब छड़ पर आरोपित बल का परिणाम कैसा होगा, तो उच्चतम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इससे यह प्रदर्शित होता है कि आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम अथवा छड़ पर आरोपित बल का परिणाम क्या होगा, उच्चतम होता है। ठीक है, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम के द्वारा लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा किस पर निर्भर करती है, तो देखिए किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ये फ्रेंड्स आपके जो है कि विद्युत धारा की दिशा और जो है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस पर निर्भर करती है, तो ये जो है कि आपका निर्भर करती है फ्रेंड्स विद्युत धारा की दिशा पर और जो है कि आपके यहाँ से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर, यानी कि फिर से ये जो है कि टाइप हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 19 नंबर का, धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर आरोपित बल का पता कैसे लगाया जा सकता है, तो इसका जो है कि पता फ्रेंड्स लगाया जा सकता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि बी राइट आंसर है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के बायां हाथ के नियम के द्वारा जो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे निम्न में से किसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है, तो ये उपयोग होता है विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, माइक्रोफोन में, तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से
अंगूठा चालक की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तार यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक अथवा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। आपने जो है कि साफ तौर पे देखा होगा आपके माइक्रोफोन में या रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, उसमें आपने देखा होगा उसमें चुंबक लगे होते हैं उसके स्पीकर में, तो वही समझाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत मोटर किसको किस में परिवर्तित करता है? ठीक है, तो ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है लेकिन आसान है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विद्युत मोटर किसको किस में परिवर्तित करता है या विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत मोटर का कार्य ये होता है कि विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यही विद्युत मोटर का कार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे तो देखिए ये आपका जो है कि चैप्टर नंबर 13 आ गया है और चैप्टर नंबर 12 और 13 दोनों कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ऊपर अगर आपको जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में सभी प्रश्न बताए गए हैं, उसमें फ्रेंड्स अगर आपको जो है कि कुछ गलतियाँ निकलती हैं तो जो है कि आप जो है कि उसको इग्नोर करिएगा, लेकिन MCQs बिल्कुल आपका श्योर है। ठीक है, तो आपने जो है कि फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 बखूबी बिल्कुल बुक से ही आपने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि फ्रेंड्स आप जो है कि अगली क्लास को मिस न कर सकें। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग जो है कि क्लास 7th के NCERT साइंस में 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर हम लोग बहुत ही जल्द कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।